Hello students, welcome to UP Vidyalaya. Myself Birendra Yadav and I welcome you all for today's discussion. स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का यूपीएससी विद्यालय में स्वागत है। मैं वीरेंद्र यादव आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे आपको पता ही है हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू किया है 2025 वाले बच्चों के लिए जो लोग CAPF का AC एग्जामिनेशन 2025 में बहुत ही सीरियसली देना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए ये जो लेक्चर सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप अगर अब 2025 में अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इस लेक्चर सीरीज का फायदा आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं एक ऐसे की क्लास लेकर आया हूं, एक ऐसे का टॉपिक लेकर आया हूं, है ना। तो आज एक ऐसे की क्लास करेंगे और आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं स्टूडेंट्स वो थोड़े इकोनॉमिक एंगल से है ना, टेक्नोलॉजी एंगल से है। वो 2024 में ये टॉपिक आ रखा है, 2024 का AC का पेपर 2 में ये टॉपिक आया हुआ था और टॉपिक का नाम है डिजिटल इकोनॉमी प्रोज एंड चैलेंजेस। शुरू करने से पहले बहुत ही बेसिक चीजें पे बात कर लेते हैं। आपको पता है मैंने अगर आपने पहला क्लास देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि 18 मिनट्स का समय होता है और 300 वर्ड्स मैक्स होते हैं ऐसे लिखने के लिए, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें कम से कम वर्ड्स में ज्यादा चीजें समझाने आना चाहिए। यही होता है ऐसे राइटिंग, इसी के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है और आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए ओवरनाइट ये सारी चीजें आती नहीं है, आपको एक प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए आज के टॉपिक की तरफ मूव बढ़ते हैं, है ना। तो मैं एक बार टॉपिक दोबारा से लिख देता हूं। मैंने जैसे बताया डिजिटल इकोनॉमी प्रोज एंड चैलेंजेस, ये है आज का टॉपिक, ठीक है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, इंट्रो होता है, बॉडी रहती है एंड कंक्लूजन, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा कंटेंट बताता हूं यहाँ पे, कंटेंट बता के ये जो PDF बनता है हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हमें हमारा काम क्या होता है ऐसे राइटिंग में, पहले हम क्या करते हैं टॉपिक को डिकोड करते हैं। तो आइए इस टॉपिक को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। डिजिटल इकोनॉमी प्रोज एंड चैलेंजेस, ठीक है, ये रहा आपका टॉपिक है डिजिटल इकोनॉमी प्रोज एंड चैलेंजेस। तो टॉपिक ज्यादा हार्ड है नहीं, बहुत डायरेक्ट है, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। डिजिटल इकोनॉमी प्रोज एंड चैलेंजेस, फायदे और नुकसान, डिजिटल इकोनॉमी के फायदे और नुकसान। तो स्टूडेंट्स कई बार आप ना ऐसे में देखेंगे कि आप केवल इंट्रोडक्शन सिर्फ डेफिनेशन से ही कर पाएंगे, कई बार किसी एग्जांपल के थ्रू, करंट अफेयर में कोई अच्छा एग्जांपल आया होगा उस टॉपिक का, उसको लेके आप बता सकते हैं, है ना। तो हमें हमारे ऐसे में क्या है, आइडियाज को अपने एक्सप्रेस करने के लिए एग्जांपल्स डालते रहना चाहिए, उससे हमारा एग्जांपल ना ही बहुत रिलेवेंट हो जाता है, पढ़ने वाले को ये लगता है कि बच्चा बहुत अपडेटेड है, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। जितने अच्छे एग्जांपल्स आपने ऐसे में दोगे ना उतना अच्छा इंपैक्ट डालेगा, है ना। और मल्टीपल डायमेंशंस लाने की कोशिश करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आपको बहुत बढ़िया ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए कि मुझे इसमें क्या क्या आता है, पहले क्या लिखूंगा, बाद में क्या लिखूंगा, यही सारा कुछ है ऐसा राइटिंग। तो हमने पहले टॉपिक को डिकोड कर लिया, डिजिटल इकोनॉमी प्रोज एंड चैलेंज। आइए अब इसको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म करना है, प्रोज एंड चैलेंज की बात किया है तो मैं जो रफ पेपर दिया जाता है एग्जाम में, रफ पेपर को बहुत साफ सुथरा आपको यूज करना है, स्क्रिबल नहीं करना है, यहाँ बहुत नीट एंड क्लीन रखना है ताकि आप अपने आइडियाज को बढ़िया ऑर्गेनाइज कर पाए। तो आइए हम लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस स्पेस को डिवाइड कर देता हूं, प्रोज एंड चैलेंजेस, प्रोज एंड चैलेंजेस, ठीक है। आइए पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। डिजिटल इकोनॉमी, पहली बार तो हम इंट्रोडक्शन भी आपको मैंने बताया करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूं डिजिटल इकोनॉमी प्रोज एंड चैलेंजेस।
तो मैं क्या करूंगा, इसको डेफिनेशन से शुरू कर दूंगा। मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी डेफिनेशन से मैं इसको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है डिजिटल इकोनॉमी इज नथिंग बट यूज ऑफ आईसीटी, इंटरनेट हो गया, आईसीटी हो गया, इसका यूज करके इनोवेशंस हो गया, है ना। इसका जब इकोनॉमी में बहुत अच्छे लेवल पे जब यूज होता है तो उसी को हम कहते हैं डिजिटल इकोनॉमी, है ना। जो एक फिजिकल इकोनॉमी है उसको डिजिटल स्पेस पे लेके जाना विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एआई, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी चीजें, क्रिप्टो करेंसी, तमाम चीजें हो सकती है। तो हमें डेफिनेशन लगा के हम इसको शुरुआत कर सकते हैं कि इनोवेशन का, टेक्नोलॉजीज का, आईसीटी का, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, एआई का, तमाम जो नई फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे बिग डाटा बोलते हैं हम लोग आज, है ना, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, है ना। तो वो सारा जो इनोवेशन है उसका यूज डिजिटल इकोनॉमी के अंदर जब होने लगता है तो उसी को कहा जाता है डिजिटल इकोनॉमी। एक तो ये मैं डेफिनेशन से ही शुरू कर सकता हूं, और एग्जाम्पल के तौर पर छोड़ने का आपको पता होगा तो एग्जाम्पल्स में हम ऐसा भी बता सकते हैं, हम अपने एग्जाम्पल्स में ये भी बता सकते हैं कि जो इंडिया का यूपीआई है, कुछ फैक्ट्स मुझे याद है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। पहली बात, इंडिया में आज आप देखेंगे 100 करोड़ इंटरनेट यूजर है। देखिए जो मुझे याद आ रहा है प्रोज में वो मैं लिखते जा रहा हूँ। अब इंडिया में 150 करोड़ की लगभग जनसंख्या है, उसके तो मुझे पता चल रहा है कि 100 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं। तो कितना बड़ा स्पेस है डिजिटल इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, इंडिया में कितना बड़ा स्पेस है। ऑलरेडी 100 करोड़ का सब्सक्राइबर बेस है इंडिया में, ठीक है। पहले मैंने ये लिख लिया, फिर मैं लिखूंगा, उसके बाद मैं ये लिखूंगा, पहले मैंने आपको बता दिया 100 करोड़ इंटरेस्ट। उसके बाद अगर आपने देखेगा ग्लोबली इंडिया का जो यूपीआई है ना, जो यूपीआई का जो सिस्टम है, आपने देखा होगा यूपीआई के बेस्ड आज इंडिया में बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, फोन पे, पेटीएम, आपको पता होगा यूपीआई सपोर्टेड ऐप बहुत है इंडिया में, फ्लरिश हुए हैं। तो ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया का यूपीआई भी एक्सेप्ट किया है ना। मिसाल के तौर पर फ्रांस हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, है ना। ऐसे तमाम कंट्रीज ने इंडिया का जो यूपीआई है वो सब्सक्राइबर बेस्ड भी अडॉप्ट किया है, इंडिया का ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है। इंडिया के अंदर बताया डिजिटल बेस जो है बहुत बड़ा है, तो इस मार्केट को एक्सपांड करने का स्कोप भी बहुत बड़ा है। अब 100 करोड़ इंटरनेट पे, तो 100 करोड़ को लोग आप मल्टीपल चीजें बेच सकते हैं ना, तो उतना बेस भी बड़ा है इंडिया का बेस बहुत बड़ा है उस मामले में। इंडिया की जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड में माना जाता है कि जो फास्ट पेइंग, जो फास्ट पेमेंट ट्रांजेक्शन है, जो जो अभी आज आपने देखा होगा इंस्टेंट पेमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है। पहले सब कुछ बैंक के थ्रू होता था, टाइम टेकिंग एक्सपीरियंस होता था, टाइम लगता था पैसा ट्रांसफर करने में वर्ल्ड ओवर। अब जो इंस्टेंट पेमेंट का जो आज जो जनरेशन है, उस पर पाया गया कि 46% ऑफ द इंस्टेंट पेमेंट का जो चलन अभी वर्ल्ड में हो रहा है वो 46% ऑफ द जो ग्लोबली जो इंस्टेंट पेमेंट का जो स्कोप बड़ा है वो यूपीआई सपोर्टेड ऐप से ही हुआ है। तो आप देखिए कितना ग्लोबलाइज हुआ है। तो ये फायदे हैं डिजिटल इकोनॉमी के। अब आगे बढ़ते हैं, डिजिटल इकोनॉमी से और क्या फायदे होगा स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे पहले के जमाने में कंज्यूमर, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना, टी शर्ट ही मुझे खरीदना है, मैं मार्केट जा रहा हूं, है ना, कोई चीज मुझे ऑर्डर करना है तो मुझे रेस्टोरेंट जाना पड़ रहा है, कुछ खाना है तो मुझे रेस्टोरेंट जाना पड़ रहा है। अब तो घर पे बैठे बैठे हो रहा है, तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस हो रहा है, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। तो यहां पे आप देखोगे इसमें बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस में कस्टमर सपोर्ट सिस्टम हो गया, है ना, कंज्यूमर राइट्स का प्रोटेक्शन हुआ, सब कुछ स्ट्रेंथन हुआ है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस बढ़े हैं, है ना। देखिए अभी ये इनोवेशन का जमाना है, ये इनोवेशन लेड है। तो इनोवेशन होने से आपने देखा होगा कि बिजनेस करने का जो खर्च है वो भी बहुत कम हुआ है, और साथ में कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत एनहांस हुआ है।
है ना, कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट हुआ है, इनोवेशन होने से भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉल हुआ है। अगर आप देखोगे आज के ज़माने में, अगर समझ के चलिए आपके पास एक फिजिकल स्पेस नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को कहीं पर भी जाके ऑनलाइन वेबसाइट वाले पर भी बेच सकते हैं, आपको एक फिजिकल एसेट खरीदने की जरूरत भी नहीं है। तो वो भी एक फायदा ही है ना, इनोवेशन लेड है ये डिजिटल इकोनॉमी। तो आप देखोगे कॉस्ट ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस भी डाउन हुआ है, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस बड़ा है, कंज्यूमर राइट भी स्ट्रेंथन हुआ है बहुत हद तक, है ना। अब ये होने की वजह से गवर्नेंस भी बेटर हुआ है ना। जो अभी इंडिया के सिनेरियो में आप देखेंगे अगर, तो इंडियन जो इकोनॉमी थी बहुत हद तक इनफॉर्मल इकोनॉमी थी। इनफॉर्मल का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे, आप कहीं जा रहे हैं तो जैसे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, है ना, आप क्वालिटी एश्योर्ड नहीं होता था, पता नहीं अच्छा है बुरा है, आप बिल नहीं होता था ट्रांजैक्शन की, कोई आपने जो कुछ चीजें खरीदी है अगर बिल नहीं है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती थी। पर आप देखोगे डिजिटल इकोनॉमी आने से केवल गवर्नेंस भी बहुत स्ट्रेंथन हुआ है ना। और सेकेंडली जो इनफॉर्मल बिजनेस थे, जो इनफॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन थे, वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है ना, फॉर्मलाइजेशन, है ना, फॉर्मलाइजेशन ऑफ बिजनेसेस। तो स्टूडेंट्स हमने देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकालने पर इसको रिकैप कर लेते हैं। तो पहली बात तो क्या है, 100 करोड़ का बिजनेस बेस ये जो मुझे याद है, ग्लोबली यूपीआई से बिजनेस बढ़ा, तो इंडिया का जो क्रिएटेड इनोवेशन है वो आज ग्लोबलाइज भी हो रहा है। सो इंडिया का सॉफ्ट पावर भी इसमें एनहांस हो रहा है, ये भी एक एंगल दिखा सकते हैं। बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस, घर बैठे बैठे आप शॉपिंग कर सकते हैं। कितना कॉस्ट कटिंग हुआ है उससे, है ना, कितना लोगों का टाइम सेविंग्स हुआ है ना, कितना एक जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नए नए सेक्टर में इनोवेशन बढ़े हैं, और ओवरऑल बिजनेस का जो कॉस्ट डूइंग बिजनेस वो घटा है, ये आप बता सकते हैं, है ना। उसके बाद गवर्नेंस सुधरा है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ बिजनेस हुआ, तो फॉर्मलाइज हो जाएगा तो गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन भी अच्छे होंगे, बेटर मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, कंज्यूमर रेड्रेसल भी अच्छा होगा, है ना। तो ये मैं स्टूडेंट्स डिजिटल इकोनॉमी के मैंने यहाँ पे कुछ फायदे निकाल के बता दिया। अब मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ। ये आ गया फायदा, प्रोस का मैंने बता दिया। अब आइए चैलेंजेस देख लेते हैं। चैलेंजेस में पहली चीज अगर आपको मैं बता दूं, तो चैलेंजेस में क्या हुआ स्टूडेंट, इंडिया में डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड। अब देखिए कुछ लोगों के 100 करोड़ के पास ही है ना, इंडिया में लगभग 150 करोड़ लोग हैं, तो 50 करोड़ तो जो बूढ़े हो गए या फिर वो टेक्नोलॉजी इतनी फ्रेंडली लोग नहीं है, वो तो इसमें से बाहर ही निकल गए ना। तो पहली बात तो ये डिजिटल डिवाइड है इंडिया में। और देखिए कुछ क्षेत्र बहुत डेवलप्ड है शहरों में, अब गांव में तो इंटरनेट भी नहीं है, तो वहां के लोग फिर कैसे वो उसमें से आउट हो रहे हैं। पहली चीज ये हम निकालते हैं डिजिटल डिवाइड। सेकंड, अब देखिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी लेड है ना, इनोवेशन लेड है, तो जो नेशन जो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में पीछे हैं उनका क्या होगा, है ना। तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां, बिग कंपनीज, है ना, ये आके पूरे इकोसिस्टम को डोमिनेट कर लेती है ना। अब जैसे कि आपको पता होगा ई कॉमर्स है इंडिया में, ई कॉमर्स साइट है, जैसे कि अमेजोन मान लीजिए, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये बड़े बड़े जायंट्स हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, खूब पैसा है, तो ये लोग डिजिटली पूरे रिटेल स्पेस को ही डोमिनेट कर जा रहे हैं। अब छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी तो इनसे नहीं लड़ पाएगा ना, इनके प्रोडक्ट से कॉम्पीट तो नहीं कर पाएगा ना। तो ये एक चैलेंज है, डिजिटल डिवाइड का चैलेंज है। अर्बन और रूरल डिवाइड हमारे देश में है ना, और डिजिटल इलिटरेसी भी है, वो भी प्रॉब्लम है ना। तो हमें सारे एंगल दिखाना आना चाहिए। ये बिग कंपनीज है, ये डोमिनेट कर जाती है और अनकॉम्पिटिटिव मार्केट, अनकॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम क्रिएट कर देती है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, अनकॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। एक मैंने बताया डिजिटल डिवाइड है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके खूब पैसा है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये इनोवेशन लेड है, तो वो आके इसको डोमिनेट कर जाती है। अब आते हैं, आपको पता होगा प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी की बात कर लेते हैं। प्राइवेसी ऑफ डाटा, डाटा एंड राइट्स।
अब आप देख लीजिए, आपको पता ही होगा आजकल कितने स्कैम होते हैं ऑनलाइन, डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, है डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज निकल के अभी आई थी, डिजिटल अरेस्ट, डाटा कॉम्प्रोमाइज। मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट, ये आपने पूरा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डाटा वहां पे डाल रखा है। अब वो पूरा डाटा वो यूएस की कंपनी है तो यूएस लेके जानी है, कोई चाइना की होगी तो चाइना लेके जाएगी। तो यहाँ का डाटा तो दुनिया में फैल रहा है ना। अब मेरा आधार नंबर, कार्ड नंबर क्या है, मेरा डेबिट कार्ड क्या है, मैं कहाँ से क्या खरीदता हूँ, क्या पीता हूँ, वो सारा डाटा तो अमेजोन के पास है ना। अब वो डाटा अमेजोन मेरा डाटा लेके उस पर रिसर्च करके मैं क्या खाता हूँ क्या पीता हूँ उसको भी कंट्रोल करने लग जाएगा। तो प्राइवेसी ऑफ डाटा एंड राइट्स, और इंडिया में आपको पता है फंडामेंटल अधिकार है मेरे, राइट टू प्राइवेसी है मेरा, राइट टू लाइफ का पार्ट है वो, राइट टू प्राइवेसी है ना, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, सारी ये राइट्स। जब ये डिजिटल स्पेस निकल कर आ गया है तो मेरे राइट्स तो वहां पर नहीं, सरकार को तो बचाना पड़ेगा ना। तो ये भी एक चैलेंज है, प्राइवेसी ऑफ डाटा और मेरे राइट्स की, मेरी प्राइवेसी की जो है, जो वहां सब डिजिटल जा रहा है उसको प्रोटेक्शन करना भी तो सरकार का काम है। तो ये भी कॉम्प्रोमाइज होने का एक चैलेंज ही तो है। अब देखिए इनोवेशन के बाद आपको पता ही होगा आज के डेट में अगर आप देखते हैं तो बिटकॉइंस, अब ऐसे ऐसे इकोनॉमी के भी ट्रांजैक्शन के ऐसे भी रूप आने लगे हैं बिटकॉइन की तरह, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है बहुत ज्यादा। तो बिटकॉइन है, अब ये पैसा बिटकॉइन के थ्रू जो डिजिटल इकोनॉमी का ही एक पार्ट है, ये पैसा टेररिज्म और एंटी स्टेट एक्टिविटीज पे यूज होता है ना। तो डिजिटल इकोनॉमी का देखेंगे आप तो ये भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा। बिटकॉइन जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी, और आपने आजकल देखा होगा कि स्टूडेंट्स डिजिटल इकोनॉमी जो ये डिजिटल इकोनॉमी आई है, आपने देखा होगा अब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के स्कैम्स है ना, गेम के स्कैम, क्रिकेट का स्कैम, ये स्कैम, बेटिंग स्कैम्स कितना चल रहा है, सब डिजिटल लेड है। अब कोई घर पे बैठे बैठे भी गैम्बलिंग कर लेता है वो आपने देखा होगा लिटरली कुछ सालों पहले महादेव ऐप का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, है ना, कई हजार करोड़ रुपए का स्कैम था वो। तो वो क्या है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ जाने से ही तो घर में बैठे बैठे लोग क्या क्या गैम्बलिंग कर रहे हैं और बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, है ना। और आपने देखा होगा इंडिया लेटली कंबोडिया से एक न्यूज आई थी जहां पे इंडियंस को रिक्रूट किया जा रहा है, वहां पे बिठाकर वहां से कॉल करके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, ये भी सामने आया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, जहां एक तरफ यहाँ पे एक तरफ बहुत सारे फायदे हैं, वहां पे चैलेंजेस भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आईसीटी, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इनोवेशन, आईसीटी और इंटरनेट ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, डिजिटल, है ना। ये बिग कंपनीज ई कॉमर्स आ रही है, यहाँ पे आप देखो इसका ई सबसेट है कि गिग वर्कर्स बन रहे हैं, जहां पे आप देखेंगे तो फायदा हो रहा है तो स्टूडेंट्स नुकसान भी होते जा रहा है। मैंने आपको यहाँ पे आउटलाइन कर दिया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे इस पे बात कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डिजिटल इकोनॉमी की बात की गई है तो हम क्या करेंगे, बता देंगे डिजिटल इकोनॉमी होता है। तो हम बता देंगे कि एक जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय मैसिव इनोवेशन, यूज ऑफ आईसीटी एंड इंटरनेट इन द इकोनॉमी, इट्स नोन एज डिजिटल इकोनॉमी। और आप बता सकते हैं कि इंडिया का जो यूपीआई है ना, इंडिया का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, वो आज ग्लोबलाइज हुआ है ना। तो ग्लोबलाइज कहाँ हुआ है कि आप ये एग्जांपल देखते हैं कि फ्रांस, नेपाल, भूटान में वो यूज होने लगा है। और इंस्टेंट पेमेंट का जो गेटवे है उसमें आप देखा गया है कि 46% ऑफ दी जो इंस्टेंट पेमेंट वर्ल्ड में हो रहा है वो यूपीआई थ्रू ही हो रहा है। तो ये आप बता सकते हैं कि ये दर्शाता है कि डिजिटल इकोनॉमी जो इनोवेशन ड्रिवन है और उससे इंडिया का एक ग्लोबल स्टेचर या सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। उसके बाद बता सकते हैं कि ये कहानी का एक ही पहलू नहीं है, इसके भी और भी दो पहलू हैं इस कहानी के। आप ऐसा करते हुए आप पहले प्रोस को बता सकते हैं कि ग्लोबली इंडिया में ये प्रोडक्ट्स, इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है ना। तो ये बता के आप बता सकते हैं कि ये आने से कंज्यूमर बेटर एक्सपीरियंस होता है, बिजनेस का कॉस्ट कटिंग कम होता है, इनफॉर्मल बिजनेस फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ता है, जिससे टैक्सेशन और बाकी चीजें में सरकार को हेल्प मिलती है। उसी के साथ आपको ये बताना चाहिए चैलेंजेस भी हैं इसके अपने। आप बता सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड है इंडिया के अंदर, रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, डिजिटली इलिटरेट लोग हैं, तो वो एक चैलेंज आता है। क्योंकि
इनोवेशन ड्रिवन है तो बड़ी बड़ी कंपनियां आके इस इकोसिस्टम को डोमिनेट कर लेती हैं और छोटी कंपनियां कुछ कर नहीं पाती। अगर आपने देखा होगा तो ई कॉमर्स के आने से छोटे बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ है और गिग वर्कर का एक इनफॉर्मल सेक्टर क्रिएट हो गया वहां पर भी आके। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल कर रहा है वो दोबारा से इनफॉर्मल हो रहा है गिग वर्कर्स बन के। तो ये भी हुआ है। अभी लेटली सरकार ने गिग वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया स्कीम भी लॉन्च किया इस बजट में। तो देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है, ओरिजिनल इकोनॉमी का ही है। आके आधे अपने यहाँ पे प्राइवेसी ऑफ डाटा एंड राइट्स है, लोगों की प्राइवेसी है, मतलब अधिकार है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है स्कैम के थ्रू। डिजिटल अरेस्ट ये बना सकते हैं। उसके बाद बिटकॉइन जैसे टेक्नोलॉजी जो एक स्टेट की सोवरेनिटी को ही ब्रीच कर देता है, कहीं पे भी बैठा हुआ बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। आपको पता होगा कि बिटकॉइन का सबसे मुख्य टेक्नोलॉजी का उसका स्ट्रेंथ क्या है कि वो किसी के कंट्रोल में है, डिसेंट्रलाइज्ड है ना, किसी कंट्रोल में नहीं है। तो आप देखिए ये सब डिजिटल इकोनॉमी के ही फायदे और नुकसान हैं। ये बताने के बाद स्टूडेंट्स अब हमें कंक्लूड करना चाहिए। हमेशा से कहता हूं मैं, जब भी हम कंक्लूड करें हमें स्ट्रेंथ और चैलेंजेस दोनों को देखने के बाद इस ऐसे को कंक्लूड करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो इनोवेशन है, वो तो कभी रुकेगा नहीं, वो तो आगे ही बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो युग है 21वीं सदी है वो तो टेक्नोलॉजी का ही युग है। तो हमें फायदा इसके कुछ फायदे हैं और नुकसान भी हैं। तो जो फायदा है, जो समाज को फायदा है, जो समाज का उद्धार कर रहा है, जो समाज को उठा रहा है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। और जो इसके नेगेटिव है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को कड़ी कदम लेना चाहिए। और आप ये भी बता के एंड कर सकते हैं कि लेटली सरकार ने डाटा प्राइवेसी एंड राइट्स के ऊपर एक कमेटी का गठन किया गया है। जो इंडिया में जो डाटा प्राइवेसी एंड रूल्स है उस पर सरकार ने अभी वो एक उस पे सरकार अभी विमर्श कर रही है, उसको लेटली उसको इम्प्लीमेंटेशन में डालने ही वाले हैं। जो डाटा प्राइवेसी रूल्स है सरकार उस पर भी काम कर रही है, कमेटी भी फॉर्म की गई है। तो आप ये बता सकते हैं कि सरकार ने इस पर काफी काम किया है और भी जो लूप होल्स है उस पर काम करने की जरूरत है। अगर आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि डाटा प्राइवेसी रूल्स है जिसके ऊपर सरकार ने लेटली एक कमेटी फॉर्म की है, जो इंडिया के जो प्राइवेसी डाटा है ना, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जो लोग ऑनलाइन जाके अपने प्राइवेसी और अपने डाटा को शेयर कर रहे हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी सरकार ने एक कानून बनाया है। और उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार ने अभी एक कमेटी का गठन किया है जो एक स्टडी कर रही है किस तरीके से इसको लागू किया जाए। ऐसा बता के आप ये कह सकते हैं कि सरकार को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रह सकते। हमें डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए, पर साथ ही साथ उसके आने वाले चैलेंजेस पे भी सरकार को नजर रख के उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ऐसा बता के आप अपने टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट आज का टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर था, है ना। और स्टूडेंट्स ऐसे ही हम आगे भी और टॉपिक्स लाके आपसे डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज क्लास आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स ये जो पीडीएफ है ये हम लास्ट में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप उसको ज्वाइन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।